मगध के क्रूर युवराज वीर प्रताप से अपने विवाह की बात सुनकर तारा के भीतर बरसों से सुप्त ज्वालामुखी जिसे फट पड़ा था। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसका हृदय धड़क रहा था। नसों में रक्त किसी विद्रोही नदी की भांति उफान पर था। वह जानती थी कि यदि वह महल में रही तो उसका भाग्य उसके पिता और उनकी राजनीति महत्वाकांक्षाओं द्वारा लिख दिया जाएगा। उसके पास अब खोने को कुछ नहीं था सिवाय अपनी अस्मिता और अपने सपनों के। अगले दिन भोर की पहली किरण फूटने से पहले ही तारा ने एक कठोर निर्णय ले लिया था। वह महल छोड़कर चली जाएगी। यह विचार जितना भयावह था उतना ही मुक्तिदायक भी। उसने अपनी सबसे भरोसेमंद दाई माँ कमला को जगाया और अपने निर्णय से अवगत कराया। कमला भय से कांप उठी। नहीं नहीं राजकुमारी जी, यह क्या कह रही है? महल के बाहर की दुनिया बहुत कठोर है। आप कहाँ जाएंगी, कैसे रहेंगी? उसकी आंखों में आंसू थे। तारा ने कमला का हाथ थाम लिया। उसकी आवाज़ में दृढ़ता थी। दाई माँ, महल की इस सुनहरी कैद से तो वो कठोर दुनिया ही भरी। यहाँ मेरा कोई भविष्य नहीं सिवाय एक बलि के पशु की तरह किसी के भी हाथ सौंप दिया जाने का। मैंने जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित किया है और जो आपने जीवन सीख दी है वही मेरी शक्ति बनेगा। कमला जानती थी कि तारा को रोक पाना असंभव है। उसने भारी मन से राजकुमारी की सहायता करने का निश्चय किया। उसने तारा के लिए कुछ साधारण वस्त्रों का एक प्रबंध किया जिन्हें पहनकर वह किसी आम ग्रामीण लड़की की तरह दिखे। साथ ही कुछ स्वर्ण मुद्राएं, सूखे मेवे और महारानी सुगंधा की एक छोटी सी तस्वीर एक पोटली में बांध दी। इसे अपने पास रखना बेटी, कमला ने सकते हुए कहा। यह तुम्हें तुम्हारी माँ की शक्ति और आशीर्वाद देती रहेगी। उसी रात जब महल गहरी निद्रा में लीन था, तारा ने एक सेविका का भेष धारा। कमला ने गुप्त मार्ग से उसे महल की पिछली दीवार तक पहुंचाया जहां एक छोटी सी रस्सी पहले से लटकी हुई थी। तारा ने आखिरी बार महल की ओर देखा जहां उसका बचपन उपेक्षा में बीता था और फिर अंधेरे में विलीन हो गई। कमला तब तक उसे देखती रही जब तक उसकी आकृति उजल नहीं हो गई। फिर बिलख बिलख कर रो पड़ी। महल से निकलकर तारा कई दिनों तक बिना किसी निश्चित दिशा में चलती रही। दिन में वह घने जंगलों में या खेतों में छिप जाती, रात के अंधकार में यात्रा करती। आरंभिक भय और अनिश्चितता धीरे धीरे अनुभव और साहस में बदलने लगी। प्रकृति जो हमेशा उसकी सखी रही थी अब उसकी रक्षक भी थी। वह कंदमूल फल खाकर और झरनों का पानी पीकर गुजरा करती। उसने अपने साथ लाई स्वर्ण मुद्राओं का प्रयोग उसने अत्यंत सावधानी से किया, केवल अति आवश्यक वस्तु खरीदने के लिए। लगभग एक पखवाड़े की कठिन यात्रा के पश्चात वह सूर्यगढ़ की सीमा से बहुत दूर विंध्य पर्वत की श्रृंखला की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव पुष्प ग्राम में पहुंची। गांव शांत और सुरम्य था, किंतु वहां के निवासियों के चेहरे पर अजीब सी उदासी और भय व्याप्त था। तारा ने एक वृद्ध महिला देवकी के घर में आश्रय मांगा। देवकी अकेली रहती थी और उसका स्वभाव दयालु था। तारा ने अपना परिचय माया नाम की एक अनाथ लड़की के रूप में दिया जो काम की तलाश में भटक रही है। देवकी ने उसे अपनी झोपड़ी में स्थान दे दिया। धीरे धीरे तारा को गांव की स्थिति का पता चला। पिछले कुछ महीनों से गांव में एक रहस्यमय बीमारी फैली हुई थी। लोग पहले तेज बुखार से पीड़ित होते थे, फिर उनके शरीर पर लाल चकते उभर आते थे, अंततः वे कमजोरी से दम तोड़ देते। गांव का वैद्य इस बीमारी का कोई उपचार नहीं ढूंढ पा रहा था। कई परिवार उजड़ चुके थे और गांव में भय का माहौल था। तारा ने अपनी माँ कमला से जड़ी बूटियों और घरेलू उपचारों का जो ज्ञान सीखा था वह अब उसके काम आया। उसने गुरु बृहस्पति से आयुर्वेद की सिद्धांत भी सीखे थे। उसने देवकी के मदद से आसपास के जंगल से औषधि वनस्पतियाँ एकत्रित करना आरंभ किया। उसने देखा कि गांव के लोग स्वच्छता पर अधिक ध्यान नहीं देते थे। उसने उन्हें पानी उबालकर पीने और अपने आसपास सफाई रखने की सलाह दी। प्रारंभ में गाँव वालों ने इस अजनबी लड़की की बातों पर अधिक ध्यान नहीं दिया, किंतु जब तारा ने देवकी की बीमारी पर पोते को जिसे वैद्य ने लगभग मृत घोषित कर दिया था अपनी जड़ी बूटियों और देखभाल से स्वस्थ कर दिया तो लोगों का विश्वास उस पर बढ़ने लगा। वह दिन रात रोगियों की सेवा करती, उनके लिए काढ़ा बनाती, उनके घावों पर लेप लगाती। उसकी निस्वार्थ सेवा औषधियों के प्रभाव से बीमारी का प्रकोप धीरे धीरे कम होने लगा। गांव के लोग उसे माया देवी कहकर पुकारने लगे। उसके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान और आंखों में करुणा का भाव रहता था जिसने सभी का मन मोह लिया था। इधर सूर्यगढ़ में महारानी
इधर सूर्यगढ़ में राजकुमारी तारा के अंतर ध्यान होने से हड़कंप मच गया था। जब सुबह उसके कक्ष में वो नहीं मिली तो पूरे महल में खोजबीन शुरू हुई। महाराजा विक्रमसेन क्रोध से आग बबूला उठी। उन्हें लगा कि तारा ने उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई है। मगध के साथ संबंध बिगाड़ने का भी भय था। उन्होंने चारों दिशाओं में गुप्तचरों और सैनिकों को तारा की खोज में भेजा, किंतु उसका कहीं पता न चला। कमला ने कठोर यातनाएं सहकर भी राजकुमारी के विषय में मुंह नहीं खोला। महाराज का क्रोध धीरे धीरे एक अनजाने भय में बदलने लगा। वर्षों बाद उन्हें अपनी पुत्री की चिंता सताने लगी, यद्यपि इसे उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। महारानी सुगंधा की मृत्यु के बाद जिस अपराध बोध ने उन्हें घेरा था, अब वह तारा के खोने के दुख के साथ मिलकर और भी गहरा हो गया था। क्या वह सचमुच इतने बुरे पिता थे? क्या तारा के मन में उनके प्रति इतनी कटुता थी कि वह महल छोड़कर चली गई? इन प्रश्नों ने उनकी रातों की नींद छीन ली थी। समय बीतता गया। तारा को पुष्पग्राम में रहते हुए लगभग 1 वर्ष बीत चुका था। वह गांव की जीवन शैली में पूरी तरह ढल चुकी थी। उसने एक छोटी सी पाठशाला भी आरंभ कर दी थी, जहां वह बच्चों को अक्षर ज्ञान और अच्छी बातें सिखाती थी। गांव के मुखिया और अन्य सामान्य जन भी महत्वपूर्ण विषयों पर उसकी सलाह लेने आते थे। उसके ज्ञान, उसकी बुद्धिमत्ता और उसकी करुणा ने उसे सभी का प्रिय बना दिया था। वह अनचाही नहीं बल्कि अति चाही बन चुकी थी। एक पड़ोसी राज्य कौशल के एक व्यापारी दल पुष्पग्राम में ठहरा। बातों बातों में उन्होंने बताया कि सूर्यगढ़ में पिछले कुछ महीनों से एक भयानक महामारी फैली हुई है, ठीक वैसे बीमारी जिसका सामना पुष्पग्राम कर चुका था। उन्होंने बताया कि राजवैद्य और अन्य चिकित्सक विफल हो चुके हैं। प्रतिदिन सैकड़ों लोग मर रहे हैं और स्वयं महाराज विक्रमसेन भी गंभीर रूप से बीमार है। राजधानी में हाहाकार मचा हुआ है। यह सुनकर तारा का हृदय कांप उठा। जिस पिता ने उसे कभी स्नेह नहीं दिया, जिसने उसे हमेशा उपेक्षित रखा, आज वह जीवन मृत्यु के बीच झूल रहा था। उसके मन में द्वंद्व छिड़ गया। एक ओर अपने प्रति हुए अन्याय का कड़वा सच था, तो दूसरी ओर अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के प्रति अनकहा कर्तव्य बोध। सूर्यगढ़ की प्रजा निर्दोष थी। वे क्यों कष्ट भोगे? और महाराज विक्रमसेन चाहे जैसे भी थे तो उनके पिता ही। महारानी सुगंधा ने मरते समय उसे कहा था, आकाश के तारे की तरह चमक न तो। क्या दूसरों के दुख में उनके काम आना ही सच्ची चमक नहीं है? उसका अंतर्मन उसे धिक्कारने लगा। उसका ज्ञान, उसकी क्षमताएं यदि संकट के समय अपने ही लोगों के काम ना आ सके तो व्यर्थ है। उसने निश्चय किया कि वह सूर्यगढ़ जाएगी। यह निर्णय आसान नहीं था। वहाँ उसकी पहचान उजागर होने का खतरा था और यह भी निश्चित था कि महाराज उसे स्वीकार करेंगे या दंडित करेंगे। उसने देवकी और गांव के मुखिया को अपने निर्णय से अवगत कराया। उन्होंने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, क्योंकि वे माया को खोना नहीं चाहते थे, किंतु तारा अपने निश्चय पर अडिग थी। मैंने यहाँ जो सीखा और पाया है, उसका ऋण चुकाने का समय आ गया है। उसने कहा, यदि मैं अपने ज्ञान का उपयोग अपनी जन्मभूमि के लोगों की रक्षा के लिए नहीं करूँगी तो मेरी शिक्षा व्यर्थ है। गाँव वालों ने भारी मन से उसे विदाई दी। कुछ साहसिक युवक उसके साथ सूर्यगढ़ तक चलने को तैयार हो गए। उसकी सुरक्षा के लिए तारा ने एक साधारण वैद्य का वेश धारण किया, अपना चेहरा घूंघट से ढांक लिया और अपने साथ आवश्यक जड़ी बूटियों का भंडार लेकर सूर्यगढ़ की ओर प्रस्थान किया। कई दिनों की यात्रा के पश्चात वह सूर्यगढ़ की सीमा पर पहुंची। नगर का दृश्य भयावह था। चारों ओर उदासी और निराशा का वातावरण था। सड़कें सुनी थी, घरों के द्वार बंद थे। यदा कदा कुछ लोग आवश्यक वस्तुओं के लिए बाहर निकलते भी थे तो उनके चेहरे पर भय और आशंका स्पष्ट दिखती थी। शमशान की ओर से उठते धुएं की गुबार महामारी की विभीषिका का मौन प्रमाण दे रहे थे। तारा ने नगर के बाहर एक पुराना प्रत्युक्त धर्मशाला देकर वहां अपना अस्थायी चिकित्सा शिविर लगाने का निश्चय किया। उसके साथ आए पुष्पग्राम के युवकों ने तुरंत सफाई और व्यवस्था का कार्य आरंभ कर दिया। तारा ने औषधि बनानी शुरू की और जल्द ही वहाँ के रोगियों का आना प्रारंभ हो गया। उसकी चिकित्सा पद्धति वही थी जो उसने पुष्पग्राम में अपनाई थी। जड़ी बूटियों का काढ़ा, लेप और सबसे महत्वपूर्ण स्वच्छता तथा धैर्य रखने की सलाह। धीरे धीरे लोगों को उसकी उपचार से लाभ मिलने लगा। जो लोग राजवैद्यों से निराश हो चुके थे, उन्हें इस गुमनाम वैदा में आशा की नई किरण दिखाई दी। चमत्कारी वैदा के नाम से उसकी ख्याति नगर में फैलने लगी। यह खबर राजमहल तक पहुंची। महामंत्री चिंतित थे। महाराजा की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। राजवैद्य लगभग हाथ खड़े कर चुके थे। जब उन्हें इस नई वैदा की सफलताओं के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे एक अंतिम प्रयास के रूप में देखा। गुरु बृहस्पति, जो तारा के पूर्व शिक्षक थे और महाराजा के मुख्य सलाहकार, भी स्वयं स्थिति का जायजा लेने के लिए उस धर्मशाला
धर्मशाला पहुंची जहां तारा चिकित्सा कर रही थी। तारा घूंघट में थी और अपनी आवाज़ को भी उसने थोड़ा बदल लिया था। गुरु बृहस्पति ने उसके उपचार की विधि देखी, स्वस्थ हुए रोगियों से बात की और उसकी बुद्धिमत्तापूर्ण बातों से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि यह वैद्य कोई साधारण स्त्री नहीं है, उसके ज्ञान और आत्मविश्वास में कुछ विशेष था। वैद्य, गुरु बृहस्पति ने कहा, आपकी ख्याति सुनकर हम यहाँ आए हैं। महाराज विक्रमसेन स्वयं इस महामारी से ग्रस्त है और उनकी स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। क्या आप राजमहल चलकर उनकी चिकित्सा करने का साहस करेंगी? तारा का हृदय एक क्षण को धड़कना भूल गया। जिस पिता के सामने जाने से वह कतराती थी, आज नियति उसे उन्हीं के पास ले जा रही थी। उसने एक गहरी सांस ली। यही शायद उसकी अग्नि परीक्षा थी। आचार्य, उसने सदैव स्वर में कहा, एक वैद्य का धर्म रोगी की सेवा करना है, चाहे वह राजा हो या रंक, मैं अवश्य चलूंगी। गुरु बृहस्पति को उसके स्वर में कुछ परिचित सा लगा, किंतु वे समझ नहीं पाए। उन्हें बैदा को पलकी में बिठाकर राजमहल ले जाने की व्यवस्था की। महल में प्रवेश करते समय तारा के मन में अनेक भावनाएं उमड़ रही थी। यही वह स्थान था जहां उसने उपेक्षा और अकेलापन सहा था। आज वो एक उद्धारक के रूप में यहाँ प्रवेश कर रही थी। महाराजा विक्रमसेन अपने सन कक्ष में मरणोआसन अवस्था में पड़े थे। उनका शरीर जोर से तप रहा था और वे अर्धचेतन में थे। कक्ष में निराशा का वातावरण था। तारा ने किसी की ओर देखे बिना सीधे महाराज की नाड़ी पकड़ी। उसकी उंगलियों ने वर्षों के अनुभव से तुरंत रोगी की गंभीरता को भांप लिया। उसने तुरंत अपने साथ लाई जड़ी बूटियों से औषधि तैयार करने का आदेश दिया। कई घंटों तक वह बिना रुके महाराज की सेवा में लगी रही। उसने उन्हें औषधि पिलाई, उनके माथे पर शीतल लेप किया। धीरे धीरे महाराजा के शरीर का तापमान कम होने लगा। उनकी सांसें जो पहले उखड़ रही थी अब कुछ नियमित हुई। कई दिनों की अथक सेवा और सटीक उपचार के बाद महाराज विक्रमसेन आंखें खुली। वे अत्यंत दुर्बल थे, किंतु उनके चेहरे पर जीवन की आभा लौट आई थी। जब वे पूरी तरह सचेत हुए तो उन्होंने अपने समक्ष घूंघट डाली स्त्री को देखा। तुम कौन हो देवी? उन्हें क्षीण स्वर में पूछा, जिसने मुझे मृत्यु के मुख से वापस खींच लिया। तारा का गला रूंध गया, वह कुछ बोल न सकी। गुरु बृहस्पति ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, यह वही चमत्कारी बैदा है जिन्होंने न केवल आपको बल्कि नगर के असंख्य लोगों को इस महामारी से बचाया है। महाराज ने कृतज्ञता से तारा की ओर देखा। देवी, आपने मुझ पर और मेरे राज पर जो उपकार किया है उसका ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा? मांगिए, आप जो भी मांगेंगी वह आपको दिया जाएगा। तारा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से अपना घूंघट हटाया। पिताजी, वह कांपते स्वर में बोली, एक पुत्री अपने पिता से क्या मांग सकती है सिवाय उनके स्नेह और स्वीकार्यता के? महाराज विक्रमसेन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। उनके सामने उनकी खोई हुई पुत्री राजकुमारी तारा खड़ी थी, तेजस्वी, आत्मविश्वासी और करुणा से भरी हुई। वर्षों का अपराध बोध, पश्चाताप और पुत्री के लिए दबा हुआ स्नेह एक साथ उमड़ पड़ा। वे अपने बिस्तर से उठने का प्रयास करने लगे। तारा, मेरी बेटी। उनके मुख से केवल इतना ही निकल सका। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। सूर्यगढ़ की अपेक्षित राजकुमारी आज अपने ज्ञान, साहस और करुणा से न केवल अपने पिता की बल्कि पूरे राज्य की रक्षिका बन चुकी थी। उसने सिद्ध कर दिया था कि वह एक अनचाही औलाद नहीं बल्कि सूर्यगढ़ के भविष्य की सच्ची उत्तराधिकारी थी। किंतु कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। मगध का खतरा अभी भी मंडरा रहा था और तारा के जीवन में अभी और भी चुनौतियां आने वाली थी। उसके भाग्य का चक्र अभी घूमना आरंभ ही हुआ था। दूसरा भाग समाप्त हुआ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।